पूरे मंत्रिमंडल के साथ कल त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी। मेला प्राधिकरण की बजाय त्रिवेणी संकुल में आयोजित होगी बैठक। 2019 कुंभ में भी योगी कैबिनेट ने लगाई थी डुबकी। महाकुंभ में लगेगा वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे पवित्र स्नान। 27 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे अमित शाह। इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, अपने पूर्वजों को अर्घ देते हुए सभी के कल्याण की कामना की। संगम में कवि कुमार विश्वास ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम में जहां जोधाबाई स्नान करने जाया करती थी, आज भी वो जगह मौजूद है, लिहाजा लोग उस जगह पहुंचने के लिए ले रहे नाव का सहारा। भारी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जहां होता है गंगा, यमुना और सरस्वती संगम, स्नान करने पहुंच रहे हैं भक्त। गंगा की सफाई के लिए लगाए गए सफाई कर्मी, पूजन सामग्री को निकालने का काम जारी। लोगों से गंगा में कपड़े न धोने की अपील की गई। बोट से गश्त कर रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। श्रद्धालुओं को दी जा रही है लाइफ जैकेट। अक्षय वट के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पत्ते को प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं भक्त। महाकुंभ नगर में 51 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई गई। 65 फीट ऊंचा फरसा भी लगाया गया। राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से लगाया गया शिविर। प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। इसके लिए सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में डुबकी लगाएंगे। इस बैठक में खासतौर से प्रयागराज से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC में सुबह 12 बजे से बैठक शुरू होगी। बता दें कि सीएम योगी ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक की थी। नौवें दिन 43 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। रात 8 बजे तक 43.18 लाख लोग पहुंचे। अब तक 9 करोड़ 24 लाख लोगों का स्नान। 26 फरवरी तक 45 करोड़ से ज्यादा का अनुमान लगाया गया है। तो यहां पर लगातार स्नान और ध्यान और दान का सिलसिला लगातार प्रयागराज में जारी है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम की रेती पर बने तंबुओं में जहां हजारों साधु संत पूरे माघ महीने में कठिन तप और साधना कर रहे हैं, वहीं लाखों कल्पवासी भी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास का संकल्प लेकर डेरा जमा चुके हैं। सनातन धर्म में माघ मास में क्या है कल्पवास का महत्व और कौन कर सकता है कल्पवास, आइए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। एक 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। लाखों की संख्या में कल्पवासियों ने महाकुंभ नगर में तंबुओं का शहर बसा रखा है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता तीर्थराज प्रयोग में ही निवास करते हैं। इसी के साथ माघ महीने में पड़ने वाले मकर संक्रांति से ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ दिन की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान और दान का विशेष महत्व भी है। यही वजह है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत भी आते हैं और ठंड के बावजूद एक महीने का संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं।
यहाँ पर और पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो इस तरह से यहाँ पर तुलसी और केले का यहाँ पर पौधा लगाते हैं, यहाँ पर पूजन करते हैं और उसके बाद एक जो ये कुटिया है या टेंट कह लीजिए, इसमें उनका पूरा संसार बसता है। और यहाँ जो कल्पवासी होते हैं उनके लिए कुछ कठिन नियम और व्रत होते हैं। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, गंगा स्नान करना होता है और गंगा स्नान के साथ ही साथ यहाँ पर जो दैनिक क्रिया होती है वो पूजा पाठ की होती है, हवन अनुष्ठान किए जाते हैं। आप देखिए कि ये एक टेंट है जिसमें पूरा संसार है, इसी में किचन का सामान है और यहीं पर जो है खाना बनाने का है और इसी टेंट में सोने के लिए भी व्यवस्था है। पूरा कह सकते हैं कि घर जो है वो एक टेंट में सिमट कर चला आता है। इस बार महाकुंभ पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलेगा। माघ मास की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में 1 माह तक संगम में रहकर पूजा अर्चना और तप जप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्पवास का प्रारंभ तो ब्रह्मा जी जलमय सृष्टि पर ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया था। ब्रह्मा जी ने यहाँ दशमेर यज्ञ किया था, जो दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ हम लोग बैठे हैं। दंडी स्वामियों को यही स्थान मिलता है, क्योंकि बेणी माधव का दंडी स्वरूप है। सत्यनारायण व्रत के रूप में सत्यनारायण भगवान के रूप में आए थे और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये वर दिया था कि यहाँ जो 1 मास तक कल्पवास करेगा उसे पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं उनमें जाने का फल मिलेगा, तीर्थपतियों के दर्शन का फल मिलेगा, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन का फल प्राप्त होगा। संगम की रेती पर तंबुओं में लाखों श्रद्धालु आकर कल्पवास करते हैं। कल्पवासी 1 महीने तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं। इसी दौरान उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। कल्पवासी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं। तंबुओं में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन भी करते हैं। 1 माह तक जमीन पर सोने के साथ चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। संगम की रेती पर कोई भी सनातनी कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास कर सकता है। कल्पवासियों को 32 प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन 4 ऐसे सख्त नियम भी हैं जिसका पालन हर कल्पवासी को करना अनिवार्य है। गंगा में स्नान करें, दिन में 1 बार आहार करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोने के साथ ही रात्रि जागरण कर प्रभु की आराधना करें। कल्पवास 3 वर्ष से कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से जाने के बाद तो बहुत तकलीफ होती है माँ को छोड़ने पे। और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करती हैं, आरती करते हैं। जब अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। हम 13 साल से कल्पवास कर रहे हैं। नियम तो यही है कि एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत फल फूल ले लिए, बाकी दोनों टाइम गंगा स्नान किए, पूजा पाठ। बाकी स्वर्ग की महिमा क्या कहनी, यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े महात्माओं का, जिस प्रयाग का महिमा स्वयं ब्रह्मा जी नहीं लिख पाए उसे हम आपको क्या बता पाएंगे। लेकिन इसको एक जीता जी स्वर्ग आप समझिए कि इस टाइम हम स्वर्ग में वास कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संकल्प के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं का कल्पवास भी शुरू हो चुका है। अब माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक ऐसे ही कल्पवासियों के संगम की रेती पर नियमित और संयमित दिनचर्या चलती रहेगी। संगम में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस बार महाकुंभ के चलते खास अवसर है, जिससे कल्पवासी भी खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। कल्पवास का मतलब भी यही है कि कायाकल्प होना, यानी यहाँ पर जो कल्पवासी आते हैं 1 माह तक जब संगम की रेती पर कठिन जप और तप करते हैं तो उनका कायाकल्प होता है और यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा बटोर कर वो अपने घरों को माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद लौटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तब भी माँ गंगा से बिछड़ते हुए उन्हें एक दुख होता है और इस बात की उम्मीद रहती है कि अगले साल वो फिर से यहाँ पर आएंगे और फिर से कल्पवास करेंगे। यही सिलसिला वर्षों से, सदियों से यहाँ पर चला रहा है और तमाम कल्पवासी 12 वर्ष होने पर
पर शय्यादान करते हैं और उसकी पुनाहुत करते हैं। लेकिन तमाम ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो पिछले कई वर्षों से कल्पवास का ये क्रम करते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ नगरी में एक ऐसे साधु आए हैं जो दाढ़ी की वजह से चर्चा में हैं। उनकी 11.5 फीट की दाढ़ी है। संत जब दाढ़ी खोलते हैं तो कई लोग उसे संभालने के लिए लगते हैं। दाढ़ी की वजह से उन्हें कई प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। जी, आपने कठोर तपस्या की है। आप बता रहे हैं कि आप ब्रज क्षेत्र से आए हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और यहीं पर अपना प्रवास किए हुए हैं। आपका ये दावा है कि इतनी लंबी दाढ़ी पूरे भारतवर्ष में किसी की नहीं होगी। नहीं है और होगी भी तो वजन उठाए दिखाऊंगा। बहुत से विश्वास नहीं करते। न लंबाई है, वजन भी उठाता हूँ, वजन भी उठाता हूँ। इससे किलो का वजन उठाते हैं? मैंने 51 किलो फास्ट किया है। अच्छा। 2019 में और 18 में मेरे पास प्रमाण पत्र है। के बाद प्रमाण पत्र है। इतनी लंबी जटाएं, महाराज जटाएं एक बार लहरा दीजिए पूरा चारों तरफ, उतर करके आराम से उतरिएगा। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति को दाढ़ी संभालने के लिए रखा हुआ है कि दाढ़ी संभाले। आप देखिए कैसे एक दाढ़ी संभाली जा रही है और कई लोग इसमें जुटे हुए हैं दाढ़ी संभालने में और जटाएं संभालने के लिए। और कैसे लोग यहाँ पर हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं और महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। हर हर गंगे का जय घोष हो रहा है। ये तस्वीरें अद्भुत है, ये महिमा निराली है। ये कुंभ की आभा है, ये कुंभ की महिमा है और कुंभ की आभा, कुंभ की महिमा बताने के लिए काफी है कि कैसे कैसे महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? श्री जानकी दास त्यागी दाढ़ी वाले। श्री जानकी दास त्यागी दाढ़ी वाले कौन से अखाड़े से संबंधित हैं? दिगंबर अखाड़े से संबंधित है, राजस्थान के रहने वाले हैं और दाढ़ी के लिए जाने जाते हैं, दाढ़ी वाले बाबा के तौर पर पहचाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए और क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और अच्छा सहयोग करें। बाकी सनातन धर्म को हमको राष्ट्र हिंदू तक बनाना है, बनाना है, बनाना है। जय श्री राम। त्रिवेणी यानी वो जगह जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं मिलती हैं। बोट से त्रिवेणी पर पहुंचकर जलधारा के मिलन का दृश्य दिखा रही हमारी संवाददाता अमनदीप। प्रयागराज मशहूर है संगम के लिए। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। अब जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए सामने से जो नदी आगे आती है आपको नजर आ रही है, ये यमुना जी है और ठीक उस तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो वहां से जो नदी आगे आती हुई नजर आ रही है ये गंगा जी है। और जो बीच में आप देख रहे होंगे ये बांस लगे हुए हैं, यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का महासंगम होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरस्वती नदी क्यों दिखाई नहीं दे रही? तो इसके पीछे लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश ने श्राप दिया था जिस वजह से सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि भूकंप आने की वजह से जो सरस्वती नदी है वो गंगा जी और यमुना जी के पानी में मिल गई थी, जिसके बाद से सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। तो यही वो जगह है जहां पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और यहाँ पर लोगों का मानना है कि जब पहुँच के वो आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनके सारे कष्ट और सारे जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर आप उस तरफ नजर डालेंगे तो आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। ये सभी दूर दूर से आए हुए हैं, भारत के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर एक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अमृत की जो 4 बूंदें थी वो यहीं पर गिराई थी और लोगों का मानना है कि जब वो आके महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं तो उनके सारे कष्ट और जो पाप है वो धुल जाते हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ में मैं अमनदीप, न्यूज 18। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने अभिनेता अनुपम खेर भी पहुंचे हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अभिनेता अनुपम खेर ने सरकार की तारीफ की। कुंभ में साफ सफाई समेत तमाम व्यवस्थाओं को देखकर अनुपम खेर काफी खुश नजर आए हैं। बहुत खुश हूं कि मैं इस आयोजन में, इस समारोह में, इस सांस्कृतिक बल्कि स्पिरिचुअल आत्मीयता के समारोह में मैं यहाँ आया हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है।
और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। संगम से वो स्नान अभी भी देखने को मिलता है जहां से मुगलकालीन रानी जोधाबाई स्नान करने आती थी। उसी स्थान का जायजा लिया हमारी संवाददाता अमनदीप ने। तो आप किला देख रहे हैं, कहते हैं कि इस किले को अकबर ने बनवाया था और वहां पर आप देखिए, वहां पर कुछ झरोखे बने हुए हैं। कहते हैं कि जोधाबाई वहां से इधर देखती थी, यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत उनको नजर आता था। और उसके बाद में जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, यही वो जगह है जहाँ से जोधाबाई स्नान करने के लिए यहाँ पर आया करती थी। तो ये वही जगह है जहाँ पर जोधाबाई स्नान करती थी। और ठीक जो आप देख रहे हैं वहाँ पर झरोखे बने हुए हैं, वो एक तरह से व्यू पॉइंट था। और कहते हैं कि जब वो वहां से देखती थी तो यहाँ का जो पूरा खूबसूरत नजारा है वो उनको नजर आता था। और संगम, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम था वो भी यहाँ से दिखाई देता था। कैमरामैन जोगेंद्र के साथ में मैं अमनदीप, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गांव में भैंस के दूध पीने से बाद दहशत फैल गई। लोगों ने दूध पिया और सीधे पहुंच गए अस्पताल। एक साथ कई लोगों को अस्पताल में देखकर स्टाफ भी हैरान रह गया। देखिए रिपोर्ट। भैंस का दूध पिया, क्यों मचा बवाल। भैंस का दूध और दहशत। अस्पताल की लगाई दौड़, उड़ गए होश। भैंस को कुत्ते ने काटा, फैल गया सन्नाटा। डी गैंग का टेरर। कहते हैं दूध पीने से सेहतमंद होते हैं। कुछ लोग तो कच्चा दूध ही पी जाते, लेकिन भैंस का दूध पीने पर अचानक एक गांव में हड़कंप मच गया। एक दो नहीं बल्कि 15 लोगों ने सीधे अस्पताल की दौड़ लगा दी। यहाँ तक कि कुछ और लोग, जिन लोगों ने भैंस का दूध पिया था, वो भी अस्पताल पहुँचने लगे। अस्पताल में अचानक लोग आने लगे, वो भी एक साथ करीब 15। तो अस्पताल का स्टाफ हैरान रह गया। आखिर भाई हुआ क्या, माजरा क्या है, सुनिए ग्वालियर में भैंस के दूध और दहशत की इस कहानी को। एक्चुअली कुछ पेशेंट आए थे डबरा क्षेत्र से इकट्ठे भीड़ में, तो हमने पूछा इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे कुत्ते ने काट लिया। बस सब लोग कहने लगे हमें जल्द से इंजेक्शन लगा दो। चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती थी। ग्वालियर के डबरा के गिरगांव में ये हड़कंप मचा। रोजाना की तरह भैंस का दूध 15 लोगों ने पिया। किसी ने उबाल कर तो किसी ने कच्चा ही। सब कहने लगे हमें रेबीज का इंजेक्शन लगा दो। एक ही गांव के 15 लोगों को क्या एक साथ कुत्ते ने काटा था? तो यही वो कहानी है। दरअसल जिस भैंस का दूध लोगों ने पिया था, उस भैंस को पागल कुत्ते ने काट लिया। ये बात दूध पीने वाले को पता चली, जिन्हें न सिर्फ इंजेक्शन का डर सताने लगा, बल्कि ये भी डर लगा कि कहीं जान न चली जाए। उसके बाद तो होश ही उड़ जानी थी। तो उन्होंने बताया नहीं, कुत्ते ने नहीं काटा है, कुत्ते ने भैंस को काटा है, पागल था कुत्ता, इसकी वजह से हमने उसका दूध पी लिया है। तो हमने बोला अगर बॉयल दूध पिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कच्चा दूध पिया है तो संभावना है। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, कुछ ने कच्चा दूध पिया है, कुछ ने बॉयल पिया है, तो सभी को इंजेक्शन लगा दो। फिर हमने सारे मरीजों को इंजेक्शन लगाया। मुरार के जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने वालों की लाइन लग गई। यहाँ तो भैंस को पागल कुत्ते ने काटा था, लेकिन 210 मामले लोगों को कुत्ते काटने के आए। समझ सकते हैं डी गैंग की इस दहशत को। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपने नागिन के बदले की कहानी खूब सुनी होगी, लेकिन क्या कभी सुना है कुत्ते का बदला, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जो हैरान कर देगा। यहां तक कि जिस परिवार के साथ ये वाकया हुआ वो भी दंग रह गया। देखिए मध्य प्रदेश के सागर से आई हमारी ये रिपोर्ट। कुत्ते के बदले की अनोखी कहानी। गाड़ी टकराई, कुत्ते का गुस्सा हाई। टक्कर से वार, डॉग का बदलापुर।
नागिन का नहीं, कुत्ते का बदला। सीसीटीवी में कैद गवाही। कई बार आपने सुना होगा किस्सों में, कहानी में कि नागिन बदला लेती है। कई बार ऐसी तस्वीर आई कि एक ही परिवार के कई लोगों को नागिन डस रही है। फिल्मी पर्दे पर भी नागिन के बदले ने खूब तालियां भी बटोरी। लेकिन क्या कोई कुत्ता भी बदला ले सकता है? सुनकर अजीब लगता है या ये कहे हैरान करने वाला। तो पहले जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए जो वायरल हो रहा है। काले रंग का कुत्ता कैसे इस कार पर स्क्रैच कर रहा है। कार के सामने उसने गुस्से में आकर कई बार अपने पंजे से नोचा, इस कदर कि जैसे कोई पुरानी अदावत हो। उसके बाद सिर्फ सामने से ही नहीं, कई जगह गाड़ी पर ऐसे ही गुस्सा उतारा। इधर गाड़ी मालिक जब सुबह उठे तो उन्हें लगा शायद किसी की शरारत है, कहीं किसी बच्चे की तो नहीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कार का मालिक हैरान रह गया। काले रंग के कुत्ते ने गाड़ी का ये बुरा हाल किया था। अब इसी फुटेज को देखकर सब ये कह रहे हैं कि कुत्ते ने बदला लिया है। आखिर बदला किस बात का? दरअसल सागर के तिरुपतिपुरम कॉलोनी में रहने वाले प्रहलाद सिंह घोषी शादी समारोह में जा रहे थे। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर इस काले कुत्ते को हल्की सी गाड़ी से टक्कर लग गई। उसके बाद उसने गाड़ी का पीछा किया, भौंका भी। दिन में टक्कर लगी थी, लेकिन ये टक्कर इतनी महंगी पड़ेगी ये प्रहलाद सिंह घोषी ने सोचा भी नहीं था। रात को शादी से लौटकर आए, गाड़ी पार्क कर दी। सुबह उठे तो कार का ये हाल था। तो क्या ये कुत्ता इंतजार कर रहा था? जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है उससे बदला लेगा, वो भी इस तरह। 17 तारीख की करीब दोपहर 2 बजे शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए घर से निकला। बीएमसी के पास कुछ डॉग बैठे हुए थे। मैंने हॉर्न बजाया, आगे जाने लगा। उसी वक्त में कुछ डॉग गाड़ी पे भौंकने लगे और गाड़ी को पीछे करने लगे। गाड़ी में टर्न किया तो हल्का सा शायद गलती से गाड़ी टच हो गई। मैंने गाड़ी शुरू की, डॉग सब नॉर्मल था। मैं वहाँ से निकल गया। शादी समारोह अटेंड करने के बाद करीब 2 बजे वापस लौटा। घर के सामने गाड़ी पार्क की और सो गया। पार्क करने के बाद जब मैं सुबह उठता हूँ सुबह देखता हूँ गाड़ी चारों तरफ से स्केच हुए थे। मैंने घर पे बात की, मैंने कि बच्चों ने शायद किसी ने गाड़ी को स्केच किया हुआ है। देखता हूँ तो रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ तो कुछ कुत्ते उस गाड़ी में डेंट कर रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने पर लोग भी हैरान हैं। सब यही कह रहे हैं, भैया कुत्ते से जरा बचकर। सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला बबीना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है, जहां तेज रफ्तार कार 2 वाहनों में टकराने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भीषण कार हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वक्त पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में अहम बैठक हुई। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के सदस्य एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शामिल रहे। बैठक में सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन के माध्यम से पक्ष रखा गया। वक्फ के प्रबंधन, ऑडिटिंग, आय प्रबंधन और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने पर चर्चा हुई। सभी संगठनों, मुस्लिम स्कॉलर्स, वकीलों ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर राय और सुझाव रखे। इन सुझावों पर विचार विमर्श कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस बैठक में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। मंत्री दानिश अहमद अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया और कहा कि हमारा मुख्य मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पर हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वक्फ लखनऊ आई है और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, इस्लामिक सेंटर ने, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी बोर्ड, मिल्ली काउंसिल
सभी के जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए। वर्किंग जो है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मालूम है। संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाहें या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज है, जो कि वफ़ बाय यूज़र हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वफ़ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई।